चलो पिछले पार्ट में मैंने सिर्फ बीआरएस क्यों बनता है, कैसे बनता है वो समझाया था, कब उसको ऐड करते हैं, कब लेस डेबिट क्रेडिट वाला लॉजिक बताया था। अब मैं सारे डिफरेंस को वन बाय वन इस पार्ट में डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन इससे ही होंगे, इसलिए आप ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको एक बैलेंस गिवन होगा, वो कैश बुक का भी हो सकता है, पासबुक का भी हो सकता है, और ये सारे डिफरेंसेस गिवन होंगे। तो इन डिफरेंसेस को कैसे सोल्व आउट करना है, इसको ऐड करेंगे या लेस करेंगे, इसके लॉजिक्स में समझाऊंगा। इसके लिए आप हमेशा ध्यान रखो, एक होता है कैश बुक, एक होता है पासबुक। ठीक है, वन बाय वन एग्जांपल से समझना, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। दोनों में एक कॉमन वैल्यू ले लो, 1000 रुपए, इधर भी ले लो 1000 रुपए। और अब ध्यान से सुनना, मैं हमेशा अपनी कैश बुक में सुधार कर सकता हूं, बैंक के सिस्टम पे जाके मैं मेरी एंट्री को नहीं कर पाऊंगा। तो कैसे समझेंगे? सबसे पहला क्या है, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। इसका मतलब क्या होता है, बैंक चार्जेस वाले का अगर बैंक चार्जेस बैंक ने डेबिट किए तो वो मेरे पासबुक में दिखेंगे या कैश बुक में, तो वो हमेशा पासबुक में दिखेंगे। मतलब सपोज मेरे यहाँ भी 1000 बैलेंस था, बैंक में भी 1000 बैलेंस था। अब अगर 20 रुपए बैंक ने काट लिए तो पासबुक में कितना बैलेंस आ रहा होगा, 980। पासबुक में बैलेंस आपको दिख रहा होगा 980। तो हमें तो हमारे यहाँ पे सही करना है, तो अब मुझे मेरे यहाँ पे बैलेंस कितना देखना चाहिए, 980। तो हमेशा बैंक चार्जेस को मेरे को अपने यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो कोई भी क्वेश्चन हो, आपको बैंक चार्जेस क्या होगा, माइनस होगा। और इसी तरह से जो हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट चलता है या बैलेंस हमारा माइनस में चला जाता है, उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है बैंक में, तो वो भी अपने लिए नुकसान है। तो वो भी अगर बैंक डेबिट करता है तो सेम लॉजिक है, बैंक ने कुछ पैसा अपने खाते से काट लिया जिसकी जानकारी हमें नहीं थी। अब हमारे यहाँ भी वो बैलेंस सेम करना है, तो हमारे यहाँ से भी वो एंट्री करके उसका बैलेंस कम करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये भी क्या होगा, हमेशा माइनस। तो ये दो डिफरेंस एक साथ हो जाते हैं। एनी बैंक चार्ज और इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट जो बैंक ने डिडक्ट किए हैं, हमारे यहाँ एंट्री होनी बाकी है, तो हम हमेशा अपने यहाँ का सोचेंगे कि वो बैंक में से माइनस हो गया है, तो हमारे यहाँ भी क्या होना चाहिए, माइनस। तो ये हमेशा क्या होगा, माइनस। एक और क्वेश्चन, अगला रीजंस आप सोचो। अगर हमारे बैंक में जो बैलेंस पड़ा है, इस पे बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है, तो वो इंटरेस्ट हमें मिलेगा तो हमारे अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाएगा। सपोज हमें 50 रुपए का इंटरेस्ट मिला है, तो पहले इधर भी 1000 था, इधर भी 1000 है। अगर 50 रुपए का इंटरेस्ट मिला है तो ये हो जाएगा आपका 1050। अब पासबुक में तो दिख रहा है आपको 1050, कैश बुक में उसको क्या करना पड़ेगा, 1050 करने के लिए लॉजिकली सोचो क्या करना पड़ेगा, प्लस 50 करना है, तब जाके सेम होगा। तो ये वाला जब भी इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, ये हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। अगला लॉजिक आप सोचो, अगर किसी कस्टमर ने हमें डायरेक्टली पैसे जमा करा दिए, कि हमने किसी को मैसेज किया था कि हमें पैसे ट्रांसफर करो, उसने पैसे ट्रांसफर कर दिए लेकिन हमें इन्फॉर्म नहीं किया, और सपोज उसने 2000 रुपीज जमा कर दिए, तो यहाँ पे बैंक में मेरे वो पैसे 2000 जमा हो गए, तो मेरे यहाँ बैलेंस कितना आ गया, 12000। पर मेरे कैश बुक में तो वो पैसे जमा ही नहीं हुए, तो उस केस में यहाँ भी मेरे को प्लस करने पड़ेंगे, तो ये भी प्लस होंगे, तब जाके मेरा बैलेंस दोनों जगह सेम दिखेगा। तो डायरेक्ट डिपॉजिट वाला भी आपका क्या होगा, प्लस होगा। हमेशा ये पॉइंट भी आपका क्या होगा, प्लस होगा। इसी तरीके से बैंक को हमने कुछ बोल लगा मंथली आप फिक्स खर्चे पे कर देना, उस केस में एक्सपेंस पेड बाय बैंक जो होंगे वो सारे, जैसे इंश्योरेंस का पे कर दिया है बैंक ने, या और बच्चों की ट्यूशन फीस या एक्सरसाइज जो भी कोई भी चीजें पे की है, तो बैंक ने हमारे कहने पे कोई भी एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है, तो पैसा अगर बैंक ने पे किया तो हमारे अकाउंट से लॉजिकली सोचो प्लस करेगी या माइनस। उस केस में हमेशा अपने खाते से वो पैसे काटेगी। सपोज 100 रुपए आपको पैसे पे कर दिए, तो यहाँ बैलेंस कितना दिख रहा है, 900। अब मुझे कैश बुक में 1000 रुपीज दिख रहे हैं, लेकिन मुझे 900 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस। या लॉजिकली भी सोचो एक्सपेंस पे किया तो अपना बैलेंस क्या होगा, माइनस। हमेशा आप अपनी कैश बुक को सोचो, ये भी किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। ये दोनों में बहुत डाउट रहता है बच्चों को, तो ध्यान से समझो। हमने बैंक में कोई पैसा चेक जमा कराया, तो हम तो जिस दिन चेक को बैंक में जमा कराते हैं ये मान लेते हैं हमें पैसा मिल गया। सपोज मैंने 300 रुपए का चेक जमा कराया, तो मेरे यहाँ तो मैं दिखा दूंगा 1300 रुपए। 1000 रुपए पहले बैलेंस था, 300 रुपए का चेक जमा हुआ, 1300 रुपए। लेकिन वो बैंक में भी क्लियर नहीं हुआ है, उसमें 3-4 दिन लग सकते हैं, प्रोसेसिंग का टाइम, बाहर का चेक है तो और ज्यादा टाइम भी लग सकता है, तो वो वहां पे तो दिख ही नहीं रहा। तो अब मैं बैंक में जाके सही नहीं कर सकता, मेरे को कैश बुक के हिसाब से सोचना पड़ेगा। मेरे 1300 रुपए का बैलेंस आ रहा है, जबकि मुझे कहाँ पे कितना दिखाना चाहिए, 1000 रुपए स्टेटमेंट में।
तो मेरे को यहाँ पे ये बैलेंस क्या करना पड़ेगा, माइनस। क्यों, हमने वो पैसा ऐड कर रखा है जो अभी तक बैंक में ऐड ही नहीं हुआ है, तो वो एक्सेस ऐड कर रखा है, उसको क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। सिमिलर लॉजिक, अगर आपने किसी पर्सन को, एम्प्लॉय को चेक दिया है, किसी क्रेडिटर को चेक दिया, तो आप जैसे चेक देते हो वो पैसा आप अपनी कैशबुक से क्या कर देते हो, माइनस कर देते हो। पर वो सामने वाला पर्सन तो 90 डेज में कभी भी जाके बैंक से पैसे ले सकता है, और उस बीच अगर मंथ एंड आ गया तो ये आपके डिफरेंस में आएगा। उस केस में आप क्या करो, सपोज हमने 200 रुपए का पेमेंट किया, तो अब हमारे यहाँ बैलेंस कितना हो गया, 800, जबकि बैंक में वो पर्सन पेमेंट लेने ही नहीं गया है, तो वहां पे 1000 है, तो हमें 800 से वापस कहाँ जाना पड़ेगा, 1000। तो ये वाला केस हमेशा क्या होगा, 8। आपने पेमेंट डिडक्ट कर दिया, लेकिन वो बैंक से पेमेंट डिडक्ट नहीं हुआ, तो उसको रिकंसिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा हमेशा। ठीक है, इसके बाद कभी हमारे अकाउंट में सीधा डिविडेंड का पैसा आ जाता है, या फिर हमारे बिल रिसीवेबल को डिस्काउंट करके बैंक सीधा पैसा ले लेती है, जिसकी जानकारी हमें नहीं होती है। तो अगेन वही लॉजिक है, वो पैसा किस में आ गया, बैंक में प्लस हो गया, हमारे यहाँ वो प्लस होना बाकी है। तो इसको सही करने के लिए हमारे यहाँ भी उस वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट में प्लस करना पड़ेगा। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, प्लस डिविडेंड कलेक्टेड बाई बैंक। डिसओनर ऑफ चेक हुआ या बीआर हुआ, मतलब हमने तो यहाँ सोचा कि हमने चेक जमा कराया तो बैंक में पैसा आ जाएगा, तो हमारे यहाँ से जैसे 50 रुपए का या 500 रुपए के चेक जमा कराए, तो हमारे हिसाब से 1500 रुपए बैंक में बैलेंस हो जाएगा। और बाद में पता चला कि वो जो चेक या बीआर हमने जमा कराए थे वो डिसओनर हो गए, साइन मिसमैच की वजह से, फंड अनसफिशिएंट या इनसफिशिएंट की वजह से। तो हमने जो पैसा प्लस कर रखा है वो गलत प्लस कर रखा है, क्योंकि वो पैसा तो हमें मिला ही नहीं है। तो वापस हमारे यहाँ उसको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, इसको भी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ये सब बिल्कुल प्योर लॉजिक है। इसके बाद नेक्स्ट, ये इनमें बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। ये 2 पॉइंट्स आपको कैशबुक वाली एरर पे समझ आ जाएगी। रॉन्ग डेबिट बाय बैंक, रॉन्ग डेबिट का मतलब ये है कि बैंक ने गलती से हमें पैसे काट लिए, अब भले वो बाद में रिवर्स हो जाएंगे, अभी तो वो डिफरेंस है। सपोज हमारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन बैंक ने गलती से हमारे अकाउंट से 300 रुपए डिडक्ट कर लिए, तो स्टेटमेंट में कितना पैसा आ रहा है, 700, कैशबुक में कितना आ रहा है, 1000। तो हम बैंक में तो सही नहीं कर सकते, वो बाद में वेरीफाई नेक्स्ट मंथ में हो जाएगा। तो अभी हमें 1000 रुपीज से उसको किस में दिखाना पड़ेगा, 700। तो हमें भी अपने यहाँ कैशबुक में उसको क्या दिखाना पड़ेगा, माइनस दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे डाउट ये आ सकता है कि हम माइनस क्यों करें जबकि बैंक की गलती है। हम सिर्फ इस बैलेंस को रिकंसाइल कर रहे हैं कि दोनों चीजें सेम हो जाए। ये अकाउंटिंग का पार्ट नहीं होता है, इट इज जस्ट ए स्टेटमेंट जो सिर्फ ये कि एक्यूरेसी वेरीफाई हो जाए हमारे सारे ट्रांजेक्शन्स की, इसलिए बनाते हैं। इन चीजों का कोई भी लेजर पोस्टिंग वगैरह नहीं होती, ये सिर्फ एक रफ तरह से डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ एक्यूरेसी चेक करते हैं कि सारे ट्रांजेक्शन हो गए। तो अगर बैंक ने कोई पैसा गलती से माइनस कर दिया है तो हमारे कैशबुक से भी क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस, तभी जाके आपका बैलेंस क्या दिखेगा, सेम दिखेगा। इसी तरीके से रॉन्ग क्रेडिट बाय बैंक, गलती से बैंक ने हमारे खाते में पैसे किसी और के जमा कर दिए, 600 जमा कर दिए, अपना बैलेंस तो 1600 आ जाएगा, लेकिन कैशबुक में तो वो पैसा जमा हुआ ही नहीं है। तो आपको एक बार रीचेक करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए ये पैसा भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। ये सिंपलेस्ट लॉजिक है जिसकी तरीके से आपको हर ट्रांजेक्शन को समझना है। आपकी गलती जो भी है किसी भी रीजन से, चाहे टाइमिंग का डिफरेंस हो, चाहे ट्रांजेक्शन्स का डिफरेंस हो, आप उस लॉजिक को समझो और उसका इफेक्ट देखो कैशबुक पे, और कैशबुक से देखो कि वो आपके लिए प्लस होना चाहिए या माइनस होना चाहिए, और उससे लॉजिक बनाओ। ये आपकी प्योर लॉजिक है। अब ये जो लॉजिक्स हैं सारे क्वेश्चन में हमेशा एप्लीकेबल होंगे इफ द क्वेश्चन इज ऑफ डेबिट साइड। और अगर ये लॉजिक्स जो आपने सीखे, क्वेश्चन किसका आ गया, क्रेडिट बैलेंस का, तो सेम लॉजिक आपके जस्ट क्या हो जाएंगे, रिवर्स। हमें पता है बैंक चार्ज माइनस होता है और ट्रांजेक्शन में एडजस्टमेंट में क्या होता है, माइनस, लेकिन क्वेश्चन अगर क्रेडिट का आया तो बैंक चार्ज को हमें माइनस पता होते हुए भी प्लस करना पड़ेगा। उसी तरीके से डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर प्लस होता है, 100% हमें पता है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर प्लस होता है, लेकिन क्रेडिट के क्वेश्चन में इसको हमेशा क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इंटरेस्ट हमें अगर बैंक से मिलता है तो हमें वो पैसा मिला है, हमें ऐड करना पड़ता है, पर क्रेडिट वाले क्वेश्चन में वो लेस हो जाएगा। सिमिलरली आपको वहां पे लॉजिक नहीं लगाना है, जो आपने लॉजिक सीखे हैं इस ट्रांजेक्शन के वो सब डेबिट वाले क्वेश्चन में एज इट इज अप्लाई होंगे, और क्रेडिट वाले क्वेश्चन में ये रिवर्स हो जाएंगे, यानी जो माइनस है वो प्लस हो जाएंगे।
ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द सारे ट्रांजेक्शन मैंने कवर कर लिए डिफरेंस के, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है आपने रॉन्ग डेबिट इन कैश बुक, रॉन्ग डेबिट इन कैश बुक मतलब आपने गलती से वो पैसे अपने कैश बुक में लिख दिए हैं, वो पैसे आपने जमा कर दिए हैं, तो उस केस में भी अगर आपने यहाँ एक्सेस प्लस किया है तो उस केस में वहां पे जाने के लिए आपको वापस यहाँ से क्या करना पड़ेगा, माइनस। ऐसे अगर कोई पैसा आपने यहाँ पे प्लस कर दिया है या माइनस कर दिया, अगर यहाँ पे माइनस कर दिया तो उधर से आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो वो लॉजिक जो रॉन्ग क्रेडिट वाले ये इसमें भी लग जाएंगे आपके पासबुक वाले में। तो कुल मिला के आप हमेशा किसको ध्यान रख के सोचोगे, कैशबुक के अकॉर्डिंग कैशबुक के बैलेंस को हमेशा किसको ले जाने की ट्राई करो, पासबुक पे। पासबुक का कैशबुक पे मतलब आप एक पासबुक का बैलेंस निकालो और सोचो कि हम कैशबुक से उस बैलेंस पे कैसे जा सकते हैं, उससे क्या बना लो, लॉजिक्स। और लॉजिक्स के बाद क्या होगा, अगर क्वेश्चन डेबिट का आया तो आप आंख बंद करके ये लॉजिक से क्वेश्चन सोल्व कर लो, आपका 100% सही होगा। और अगर ये क्वेश्चन क्रेडिट का आ गया तो फिर ये लॉजिक्स जो आपने बनाए हैं उसको जस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। फिर वापस समझा देता हूँ क्वेश्चन डेबिट का कब होगा और क्वेश्चन क्रेडिट का कब होगा। तो सुन लो, जब भी कैश बुक का बैलेंस हो या पासबुक का ओवरड्राफ्ट हो, पासबुक का ओवरड्राफ्ट हो, वो दोनों ही क्वेश्चन किसके माने जाते हैं, डेबिट के। कैश बुक का नॉर्मल बैलेंस और पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस, दोनों बैलेंस किसके माने जाते हैं, डेबिट के। उसमें आपके लॉजिक हर क्वेश्चन में चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्वेश्चन पासबुक का है तो वो क्रेडिट का है, पासबुक का है तो क्वेश्चन क्रेडिट का है, या कैश बुक के ओवरड्राफ्ट का है तो वो क्वेश्चन भी किसका है, क्रेडिट का है। तो उन दोनों केस के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो आपके लॉजिक बिल्कुल सही है, बस वहां पे क्वेश्चन सोल्व करते टाइम क्या कर दो, आप रिवर्स कर दो, तो आपका आंसर हमेशा मैच होगा। एक तरीका और होता है इसमें प्लस माइनस अप्रोच का, आप उससे भी कर सकते हो, एडलेस से भी कर सकते हो, दोनों से आपके आंसर सेम आते हैं, दोनों ही प्रेजेंटेशन वैलिड है। आप चाहो तो एडलेस वाला करो या फिर आप वो चाहो तो प्लस माइनस आइटम्स वाला भी कर सकते हो। मैं रिकमेंड हमेशा एडलेस वाला करता हूँ, और लॉजिक से आप एडलेस बना लो। वो डेबिट में आपके दो वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस में हमेशा एप्लीकेबल होंगे, बाकी दोनों वेराइटी ऑफ क्वेश्चन में जस्ट अपोजिट हो जाएंगे, और आपका बीआरएस कभी भी गलत नहीं होगा, और इसका क्वेश्चन आता ही है। फिर भी अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करो, मैं उस पर अलग से आपको रिप्लाई कर दूंगा, उसमें आपका लॉजिक क्या बनेगा। बाकी ये मेरे हिसाब से सिंपलेस्ट तरीका है जिससे आप क्या कर सकते हो, बीआरएस के क्वेश्चंस को कर सकते हो। और अगर ये समझ आया हो या डाउट हो कुछ भी तो आप इस पर कमेंट करके मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।